आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले यहां पर देखिए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब सिंपल सी बात है कि अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का मेन कारण था फ्रांस में होने वाली क्रांति। फ्रांस में 3 क्रांतियां हुआ, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। ये क्रांति ने पूरे विश्व को एक अलग मोड़ दिया। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर उसके बाद अलग अलग देशों में, दूसरे महादेश के देशों में भी यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय होता है। देखिए पहले कुछ समय के लिए चलते हैं क्लास 9 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 ईस्वी। कोई भी क्रांतियां होती हैं उनका तत्कालीन कारण जरूर होता है, इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन तत्कालीन कारण तो जरूर ही होता है। तो यहाँ पर जो फ्रांस में जितने भी जनता थे वहां पर 3 भाग में लोग रहते थे, 3 भाग में डिवाइड कर कर रहते थे। पहला पादरी वर्ग के लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। पादरी वर्ग के लोग यानी पूजा पाठ करने वाले लोग जो सभाओं में राजाओं के साथ बैठते थे। कुलीन वर्ग के लोग जो पूंजीपति लोग थे, सीधे कनेक्ट थे राजाओं के साथ। और जो मध्यम वर्ग के लोग बच जाते हैं, आम जनता हो गए, किसान हो गए, छोटे मजदूर हो गए, व्यापार हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, इस सारे लोग मध्यम वर्ग के लोग आते थे। देखिए क्या हुआ कि फ्रांस में, पहले यह समझिए, फ्रांस मान लीजिए 100% उनका क्षेत्रफल है, 100% क्षेत्रफल है। वहां की जनता 90% मध्यम वर्ग के लोग थे, 90% मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको 90% थे आम जनता, लिख देते हैं आम जनता 90% थे, लेकिन उनको रहने के लिए जगह दिया गया था केवल 10%। उनको रहने के लिए जगह दिया गया था केवल 10%। 90% क्षेत्रफल पर कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोग रहते थे। देखिए यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग से किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग से बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे। देश में अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो टैक्स बढ़ा दिए जाते थे। और टैक्स कौन तसीलता था? जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, पूंजीपति थे, वे लोग टैक्स को तसीलते थे। देखिए यहाँ पर जो राजा थे, राजा लुई 16वां, जो 1789 की क्रांति हुआ उस समय राजा थे। राजा कौन थे? लुई 16वां थे। और यहाँ की महारानी यानी इनकी पत्नी मेरी अंतोनेट थी। मेरी अंतोनेट तो अपने श्रृंगार पटार में इतना पैसा खर्च करती थी कि आम जनता से उनको कोई भी मतलब ही नहीं था। और जो लुई 16वां था बिल्कुल निरंकुश था, जिस पर कोई अंकुश नहीं था। आम जनता से किसी प्रकार का मतलब नहीं था, अपने मनोविलास में हम पूरी तरह मगन थे। आम जनता मर रहा है, भूखे मर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे यहाँ के राजा को कोई मतलब नहीं था। तो क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में वहां की जनता ने अपने अधिकारों को लेकर प्रोटेस्ट करना चालू किए और राजे के महलों के पास आकर यह प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस क्रांति में अधिक योगदान वहां के रहने वाले लेखकों और पत्रकारिता के माध्यम से इसमें राष्ट्रवाद की भावना जगाया गया फ्रांस में। देखिए जब 1789 की क्रांति हुआ तो इस राजा को देश की गद्दी से हटा दिया गया और इसे 1793 ईस्वी में जो गाय जिस पर कटती थी
उस पर इसका मूड़ी रखकर इसका कत्ल कर दिया गया। इसको बहुत ही बेरहमी तरह से मार दिया गया। कोई किसको? लुईस सुल्हामा को। क्यों मार दिया गया? बहुत ही अत्याचारी था, यह बहुत ही निरंकुश था, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। जब यह खत्म हो जाता है तो यहाँ का फ्रांस की गद्दी पर अब कौन बैठेगा? देखिए, फ्रांस की गद्दी पर एक वहां का महत्वाकांक्षी, कहा जाए महत्वाकांक्षी सैनिक थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट महत्वाकांक्षी सैनिक थे। वह भविष्य के विचारों को कुछ समझते थे, वहां की जनता की बातों को समझते थे और यह क्या किए? जनता के भलाई के लिए काम करना शुरुआत किए। देखिए, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, अब आते हैं क्लास 10 के ओर। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। फ्रांस की गद्दी पर बैठता है यानी राजा बनता है। कब राजा बनता है? 1804 ईस्वी में। यह राजा बनता है 1804 ईस्वी में। फ्रांस में इस जो लुईस सुल्हामा था, लुईस सुल्हामा के समय वहां पर बुर्बो राजवंश का अधिकार था, यानी वहां पर बुर्बो राजवंश चलता था और फ्रांसीस यहाँ पर फ्रेंच भाषा इन्होंने, जो लुईस सुल्हामा था, फ्रेंच भाषा के अलावा कोई भी भाषा बोलने का अधिकार नहीं दिया था जनता को। इन्होंने क्या किए कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इनको अधिकार नहीं दिया गया था कि मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग थे और मध्यम वर्ग के लोग थे, इनको बहुत अधिकार दिए गए थे। और जो मध्यम, यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग और जो पादरी वर्ग के लोग थे, इनको बहुत सारे अधिकार दिया गया। उनके अधिकारों को नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे छीन लिया और वहां के सभी जनता को एक समान, एक दृष्टि से देखें। और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग बहुत ही नीचे दब चुके थे, उनको क्या किया? ऊपर बढ़ाने की कोशिश किए। यहाँ पर केवल मध्यम वर्ग से ही केवल टैक्स लिया जाता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट इसको हटाए और वहां के सारी जनता उस टैक्स को भरपाई करेगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, वह बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी था। वह नहीं चाहता था कि जो शासन किया जा रहा है, इस शासन करने में कुछ बदलाव हो। जो इनका मानना था कि पुरानी तकनीकों द्वारा, मतलब जो परंपरागत रूप से जो राजाएं शासन करते आ रहा है, उसी के अनुकूल शासन किया जाए, इसमें कोई बदलाव न हो, मेटरनिक का कहना था। मेटरनिक यह भी कहता था, उनको डर था, एक उन्होंने विचार दिए, जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्रांस में यह क्रांति होती है तो पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखा जाता है। देखिए, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन जाता है और बुर्बो राजवंश को खत्म कर देता है और सारी जनता को एक दृष्टि से देखता है और बहुत ही अच्छी तरह से वहां की जनता का काम करता है। क्या होता है कि 1815 ईस्वी में मेटरनिक था, उसको डर था कि जो फ्रांस में जो क्रांतियां हो रही है, जो नेपोलियन बोनापार्ट जो महत्वाकांक्षी नेता यहाँ पर बन चुका है, यहाँ का राजा, हमको डर लग रहा है कि हम लोग का शासन चला जाएगा इसके चलते। तो यहाँ पर 1815 ईस्वी में क्या होता है? वियना में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। और यहाँ का चांसलर कौन होता है?
और यहाँ का चांसलर मेटरनिक, जो यहाँ का चांसलर मेटरनिक थे, बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी थे और इनको बहुत ही जल्दी नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ से हटवाना चाहते थे। और ऑस्ट्रिया में एक वियना में, ऑस्ट्रिया का जो राजधानी वियना है, यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में रूस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया भाग लेता है, लेकिन फ्रांस इसमें भाग नहीं लेता है। इस सब जो 4-5 देश है, इस 4-5 देश का एक रणनीति होता है कि सभी देशों में परंपरागत रूप से शासन किया जा रहा था, तो सभी देशों को यह डर समा गया था कि जो फ्रांस, जो नेपोलियन बोनापार्ट मतलब नए तरीके से शासन कर रहा है, तो हम लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने वियना में एक सम्मेलन बुलाते हैं 1815 ईस्वी को, और नेपोलियन बोनापार्ट को गद्दी से उखाड़ फेंकते हैं, वहां से हटा देते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट पर इतना अत्याचार किया जाता है कि इनको सेंट हेलेना लिख देते हैं, सेंट हेलेना नामक टापू पर इनको छोड़ दिया जाता है। सेंट हेलेना, देखिए सेंट हेलेना नामक एक टापू होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। वहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता, मतलब एक ऐसा टापू था कि जहां पर कोई नहीं रहता था, ना ही इनके अन्न खाने के लिए मिलता था, ना ही कुछ मिलता था, और इनको सेंट हेलेना नामक टापू पर वहां पर छोड़ दिया जाता है। और वहीं पर कुछ समय बाद वहीं पर इनका मृत्यु भी हो जाता है। अब यहाँ का बात आता है कि अब फ्रांस का शासक कौन बनेगा, फ्रांस का शासक कौन बनता है। देखिए जो मेटरनिक है, मेटरनिक के कहने पर फ्रांस का शासक बन जाते हैं चार्ल्स। फ्रांस के कहने या मेटरनिक के कहने पर फ्रांस का शासक बन जाते हैं चार्ल्स 10वां। जो चार्ल्स 10वां मेटरनिक के कहने पर फ्रांस के गद्दी पर यह बढ़ जाते हैं, और जो बुर्बो राजवंश को नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया था, उस बुर्बो राजवंश को फिर से शुरुआत कर दिया जाता है। यानी 1815 ईस्वी के बाद पुनः फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अधिकार हो जाता है। और यहाँ जो चार्ल्स 10वां है, मेटरनिक बनाया है, तो सिंपल सी बात है कि यह भी निरंकुश है, तो यह भी क्या होगा, निरंकुश होगा। यह प्रतिक्रियावादी है, तो जो राजा बनाएगा, कैसा राजा बनाएगा, प्रतिक्रियावादी राजा बनाएगा। जो चार्ल्स 10वां था, इन्होंने एक प्रधानमंत्री यानी पीएम बनाए, एक प्रधानमंत्री बनाए देख रेख करने के लिए। प्रधानमंत्री का नाम था पोलिगनेक। इन दोनों ने बहुत ही, जिस प्रकार 1789 से पहले अत्याचार किया जाता था फ्रांस की जनता पर, ठीक उसी प्रकार इन दोनों ने मिलकर फ्रांस की जनता पर अत्याचार करना शुरुआत कर दिए। और यहाँ की जनता बहुत ही भूखी, बहुत ही दर ठोकरें खाने लगी। इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। जो कुलीन वर्ग के और पादरी वर्ग के लोग थे, फिर से उनके टैक्स को माफ कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि वहां की जनता फिर से बगावत पर खड़ी हो जाती है। वहां की फ्रांस की जनता फिर से बगावत पर खड़ी हो जाती है, और फिर से एक क्रांति का शुरुआत होता है। उस क्रांति का नाम होता है फ्रांस की 1830 की क्रांति, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। देखिए 1830 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, यह दोनों के चलते हो रहा है। कौन? चार्ल्स 10वां। यहां का राजा कौन था? चार्ल्स 10वां था। और यह पीएम किसको बनाया है? यहां पर पीएम पोलिगनेक। देखिए चार्ल्स 10वां तो निरंकुश था ही, घोर प्रतिक्रियावादी था ही, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनाया है पोलिगनेक, यह और ही बहुत ही, इसको क्या कहा जाए,
यह तो और ही जनता का नहीं देखभाल कर रहा था। बहुत ही यह खतरनाक था, चार्ल्स 10वां से भी। यहाँ पर क्या होता है कि वहां की जनता भूख से मर रहे होते हैं और वहां की जनता पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। कुलीन वर्ग, मतलब जिस प्रकार 1789 से पहले वहां की जनताओं पर व्यवहार किया जाता था, ठीक उसी प्रकार फिर से यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। और चार्ल्स 10वां फ्रांस में कौन सा वंश का पुनः स्थापना कर देता है? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का, बुर्बो वंश का यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्थापना। बुर्बो वंश का यहाँ पर फ्रांस में स्थापना हो जाता है। क्या होता है कि वहां की जनता वहां की जनता वहां की जनता 28 जून वहां की जनता 28 जून 1830 ईस्वी को 1830 ईस्वी को वहां गृह युद्ध करते हैं। गृह युद्ध कहने का मतलब, देखिए, गृह युद्ध का मतलब होता है कि पड़ोसी पड़ोसी देशों में युद्ध करना। लेकिन यहाँ पर गृह युद्ध का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी पड़ोसी देश से झगड़ा नहीं हो रहा था, कोई भी युद्ध नहीं चल रहा था। यहाँ पर वहां की जनता राजा के प्रति बगावत करना शुरू कर दिया। इसे ही यहाँ पर गृह युद्ध कहा गया। यहाँ की गृह युद्ध कहा गया। और वहां की जनता चाह रही थी कि हमको जनरल असेंबली में इनको जाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा इस क्रांति का मेन मकसद था, आम जनता चाहता था कि हमको संवैधानिक अधिकार मिले। हमको क्या मिले? संवैधानिक अधिकार मिले। इसलिए जनरल असेंबली की ओर बढ़ती जा रही थी, और वहां गृह युद्ध शुरुआत हो जाता है। गृह युद्ध की शुरुआत हो जाता है, यानी क्रांतियां बहुत ही पूरे फ्रांस में भयानक रूप ले लेती है। और क्या होता है कि इसको दबाने के लिए चार्ल्स 10वां ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश बुलाता है। इन्होंने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जनरल असेंबली में 4 अध्यादेश बुलाता है। 4 अध्यादेश बुलाता है। इस अध्यादेश में 4 अध्यादेश बुलाया जाता है। देखिए, इस अध्यादेश में आम जनता को कुछ अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले चार्ल्स 10वां को जनता मार कर इसको क्या बना देगा। इससे पहले ये पहली डरन यहां से चला गया और यहां से पलायन होकर कहां चला गया? इंग्लैंड। यहां से पलायन होकर कहां चला जाता है? इंग्लैंड। डर के मारे इंग्लैंड चला जाता है। सारा काम कौन संभालता है? पोलिग्नेक, जो 1830 ईस्वी में 25 जुलाई 1830 का जो 4 अध्यादेश बुलाया गया था, सारा काम कौन करता है? पोलिग्नेक जैसे जैसे आम जनता कहता है वैसे वैसे कर दिया जाता है। तो उसके बाद 1830 की जो क्रांति होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि जो वहां पर बुर्बो राजवंश था, उस वंश को खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस में आर्लेन्स वंश का स्थापना हो जाता है। आर्लेन्स वंश का स्थापना हो जाता है। बुर्बो राजवंश को खत्म कर दिया जाता है, आर्लेन्स वंश का स्थापना हो जाता है। वहां की जनता को कुछ संवैधानिक अधिकारें मिल जाती है। इसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति का, जो 1830 की क्रांति हुआ है, इसका प्रभाव इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण, यानी इटली पर, जर्मनी पर और पोलैंड पर, इसके अलावा यूनान, तुर्की पर भी इसका प्रभाव पड़ा था 1830 की क्रांति का। वहां पर भी अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा। अब यहाँ पर राजा किसको बनाया जाए? राजा बनते हैं 1830 के बाद, यहाँ पर राजा बनते हैं लुई फिलिप। यहाँ राजा बनते हैं लुई फिलिप, ठीक। और इन्होंने, ये तो राजा बन गए यानी शासक हो गए। ये कौन? लुई फिलिप। कहाँ के?
फ्रांस के, ये फ्रांस के शासक हो जाते हैं। इन्होंने 1830 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इन्होंने पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन बनाते हैं, अपना प्रधानमंत्री इस देश का कौन बनाते हैं, किसको बनाते हैं, गाजो को। यहां पर प्रधानमंत्री बनाते हैं गीजो को। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, गीजो। गीजो गीजो देखिए, अभी तो गीजो प्रधानमंत्री बनता है। अब जनता इस गीजो को गाजा कैसे बनाती है, देखिए इस गीजो को गाजा कैसे बनाती है आप देखिएगा। देखिए जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप पूंजीपति लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। आम जनता से भी इनका भी कोई मतलब नहीं था। महत्वाकांक्षी तो थे, इनके पास दिमाग तो था, लेकिन आम जनता का कोई भी भलाई करना नहीं चाहते थे। और जो पोलिग्नेक या अरे यहाँ पर जो गीजो बना है, गीजो एकदम पूरी तरह लोल था। जो गीजो था पूरी तरह आम जनता का कोई भी काम नहीं करता था। या वे इन दोनों रहना पसंद करते थे किसके साथ, पूंजीपतियों के साथ, यानी कुलीन वर्ग के लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। अपने साथ पादरियों को रखते थे और मनोरंजन बहुत करते थे। आम जनता से इनको किसी प्रकार का मतलब नहीं था। इनको तो आम जनता को तो कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया 1830 की क्रांति के बाद, लेकिन ये सारे लोग अच्छा से काम ही नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है, जो लुई फिलिप है, लुई फिलिप को भी यह मेटरनिक ही राजा बनाया है। जो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है, वही लुई फिलिप इनको शासक बनाता है। देखिए यह भी निरंकुश शासक थे, इन पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं था, निरंकुश थे, लेकिन इनको दिमाग बहुत था, यानी महत्वाकांक्षी थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जनता का भलाई नहीं करना चाहते थे, पसंद करते थे रहना कुलीन वर्गों के साथ, यानी पूंजीपति वर्गों के साथ। तो फिर से एक क्रांति का शुरुआत हो जाता है। उस क्रांति का नाम होता है 1848 का फ्रांसीसी क्रांति। 1848 का फ्रांसीसी क्रांति। देखिए 1848 का फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत होता है। और यह क्रांति आम जनता का इस क्रांति में मांग था कि हमको पूर्णतः संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए, हम लोगों को पूर्णतः संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। अब इस तरह हम लोग नहीं रहेंगे, पूर्णतः हम लोग को संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। तो यहाँ का जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप भी यहाँ से पलायन हो जाता है। और गीजो को इतना पीटा गया, गीजो को गाजा बना दिया गया। आम जनता ने इसको पीट कर गाजा बना दिया गया। और यहाँ पर जो आर्लेंस वंश था, इस आर्लेंस वंश को भी हटा दिया गया। और यहाँ पर गणतंत्र का पहला स्थापना हुआ। गणतंत्र यानी आम जनता को वोट देने का अधिकार इन लोगों को हो गया था। वोट कौन लोग देंगे, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, इन लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिएगा। महिलाओं और पुरुषों दोनों को अधिकार यह मिला हुआ था। इनको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, यानी संवैधानिक शासन शुरुआत हो गया। संवैधानिक शासन व्यवस्था। देखिए संवैधानिक शासन व्यवस्था फ्रांस में शुरुआत हो जाता है 1848 के क्रांति के बाद। और वहां की सभी जनताओं को वोट देने का अधिकार हो जाता है। और वहां पर लोकतंत्र, यहाँ पर राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र यानी लोकतंत्र का स्थापना हो जाता है। और इसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। जो मेटरनिक को डर रहता है कि जो फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम होता है, यानी फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप पर प्रभाव डाल सकती है, ये मेटरनिक को डर था। वही डर आज देखने को मिल रहा है। जो 1848 की क्रांति होती है, इस क्रांति ने पूरे यूरोप के ढांचा को ही बदल कर रख देता है। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने शुरुआत हो जाता है। अब देखिए इसके निर्देशानुसार इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है,
और पोलैंड यूनान का एकीकरण होता है। यह एकीकरण को अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्त।